नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वदेशी अपनाते हुए जोहो मेल पर अपनी नई आईडी तैयार की है, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर दी। और क्या कुछ लिखा वो भी आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि मैंने हाल ही में अपने ईमेल संचार के लिए जोहो मेल का उपयोग शुरू कर दिया है। कृपया अपने रिकॉर्ड अपडेट करें और भविष्य में सभी पत्राचार के लिए मेरे नए ईमेल पते puskarsinghthami@zohomail.in का उपयोग करें। इस अपडेट पर आपके सहयोग और ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उधर मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर उत्तराखंड में 7 जल विद्युत परियोजनाओं के विकास निर्माण के लिए समर्थन मांगा। इस कड़ी में सीएम ने राज्य की नदियों की निर्मलता, पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय स्थापना के लिए वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने सहयोग का आश्वासन दिया है। उधर आपको बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मिले और इस दौरान मुख्यमंत्री ने देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने के लिए दोनों रेलवे स्टेशनों के विस्तार, सुधारीकरण और की बात की। साथ ही हरिद्वार देहरादून रेल लाइन दोहरीकरण का कार्य केंद्र सरकार की ओर से कराने का अनुरोध भी किया। उत्तराखंड में महिला कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है, जिसमें महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि अभियान राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के निर्देश पर महिलाओं को विशेष रूप से टारगेट दिया गया है, जिसमें सभी जिला अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। उनका लक्ष्य 15 अक्टूबर तक 50,000 हस्ताक्षर इकट्ठा कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपना है। हम लोग तो महिला कांग्रेस तो आज लॉन्च कर रही है। जो पीसीसी का आंकड़ा है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि पूरे प्रदेश में जिस तरीके से लोगों ने इसका साथ दिया है और जिस तरीके से लोगों के हस्ताक्षर वोट चोरी हुआ है, तो लोग इसका पूरा समर्थन कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 10 लाख के आसपास हम लोग पूरे प्रदेश से हस्ताक्षर अभियान को पूरा करने में सफल होंगे। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी सक्रिय है। वहीं आपको बता दें कि इसे लेकर प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस का पक्ष मजबूत हुआ है। उन्होंने दावा किया कि 2027 तक जनता समझ जाएगी कि बीजेपी ने आम आदमी की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस हर वर्ग का समर्थन लेकर सरकार बनाएगी। देखिए, ऐसा है कि निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रदेश का माहौल है, प्रदेश का माहौल मैं कहूँगा कि जैसे आपने लोकसभा के चुनाव में देखा था, बहुत अच्छी स्थिति में जो है कांग्रेस पार्टी थी। आज उसमें और काफ़ी सुधार हुआ है और मैं समझता हूँ 27 आने तक जो है जनता को समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने तमाम जो है भ्रष्टाचार और तमाम उस जो है महंगाई और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी से जुड़ी हुई हैं, इन पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी पे जनता का भरोसा जागेगा। युवा हों या अन्य वर्ग हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, सभी लोग जो है कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर 2027 में अपनी सरकार इस प्रदेश में स्थापित करेगी। और जो जिस रामराज की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, वो रामराज जो है कांग्रेस पार्टी लाएगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं ला पा रही है। राज्यपाल द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी गई है, जिसके अनुसार प्रदेश के सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस इस फैसले से नाराज है। कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। तो कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। प्रवक्ता
विपिन कैंथोला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मैकाले और गुलामी की शिक्षा पद्धति पर काम करने वाली है। एक विधान एक संविधान के अनुसार सभी वर्ग और धर्म के लिए समान कानून व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मदरसों के छात्रों को भी मुख्य धारा में जोड़कर शिक्षा पद्धति को सुधारा जाए। देखिए, जो हमारी शिक्षा पद्धति है मदरसों में, ये ज़रूर है कि वो उन्हीं चीज़ों में मॉडिफिकेशंस, रिफॉर्म्स, ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। लेकिन उस सिस्टम को पूरा का पूरा जो डिस्ट्रॉय कर रही है बीजेपी की सरकार, वो एक तरह से उसकी ज़रूरत नहीं है। वो और हमारा जो उनका शिक्षा का ढांचा है, शिक्षा का तंत्र है, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। सरकार क्या कर रही है? हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये सब चीज़ें कर रही है। वो नहीं चाहती है कि मदरसों को सही मायने से उनकी एजुकेशन का जो तरीका है, उनकी जो पद्धति है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आए, वो बिल्कुल नहीं चाहती है। सरकार को जितना लगता है कि इससे हिंदू मुस्लिम, उनका एक पैमाना बना रखा उन्होंने, कितना हो जाएगा, उस लेवल पे बात करते, उसी लेवल पे वो काम करते। कांग्रेस पार्टी उसको कभी इस तरह की चीज़ों को, जो कम्युनल करती हो चीज़ों को, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। ये कांग्रेस पार्टी तो मैकाले की शिक्षा पद्धति पर काम करने वाली कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी गुलामियत की शिक्षा पद्धति पर काम करने वाली कांग्रेस पार्टी है। एक विधान एक संविधान के तहत इस देश के अंदर सबको, चाहे किसी भी धर्म का हो, सबके लिए एक समान कानून होने चाहिए। इसको लेकर के उत्तराखंड के अंदर हमने जो है कानून लेके आए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में, मदरसों के शिक्षा के क्षेत्र में है, उसको भी एक समान शिक्षा मिल सके, वो भी जो है उनके बच्चे भी मुख्य धारा में जो है शामिल हो सके। इन सब चीज़ों को लेकर के हमारी सरकार ने बहुत बेहतर कदम उठाया है। और हम चाहते हैं कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, जो मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं, वो भी जो है मुख्य धारा में जुड़े। कांग्रेस क्या नहीं चाहती कि मुस्लिम समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के बच्चे देश की मुख्य धारा में अपनी सहभागिता करें? कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की बातें करती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की बातें करने से फायदा दिखता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हर बार मुंह की खाती है, इस बार भी मुंह की खाएगी। अल्पसंख्यक समाज ने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को, अल्पसंख्यक समाज ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा होगा विगत वर्षों में हमको समर्थन दिया है, हमको सहयोग दिया है, कांग्रेस पार्टी उसे पचा नहीं पा रही है। किसी न किसी कारण, किसी न किसी बात पर कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की तुष्टीकरण राजनीति करने से बाज आना चाहिए। सबको एक समान शिक्षा मिले, सबको एक साथ बैठकर शिक्षा मिले, सब एक सिमिलरिटी के साथ शिक्षा ले सके, सब एक साथ भाई भाई की तरह रह सके। इस पर हमारा फोकस है। कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर इस प्रकार की चीजें नहीं होना देना चाहती। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी मैकाले और गुलामी वाली शिक्षा पद्धति पर भरोसा करती है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का भी इस मुद्दे पर बयान आया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन के बाद पूरे प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय को इसका लाभ होगा। सीएम का यह निर्णय दूरगामी और सकारात्मक है। इस विधेयक को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को राज्य सरकार ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन इसमें सरकार की मंशा क्या है, ये साफ नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि इस प्राधिकरण के अस्तित्व में आने के बाद और इसका जो लाभ होगा पूरे प्रदेश के माइनॉरिटीज को होगा। और मैं इसके लिए सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ये साहसी फैसला लेकर के, बहुत दूरगामी उनका फैसला है, दूरअंदेशी इसके अंदर है, इसलिए कि इसमें गरीब घरों के बच्चे पढ़ते थे, आज वो उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी और उनका तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टिकरण होगा। और यही भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वो अच्छा कार्य कर रही हैं। और जो 60 साल के अंदर विपक्ष ने, खासतौर से कांग्रेस ने, जो मुसलमानों के अंदर भय और डर पैदा करके उन्हें वोट बैंक बनाया था, आज जब वो एजुकेशन की तरफ आएंगे तो वो वोट बैंक की धारणा से बाहर निकलेंगे। देखिए, अल्पसंख्यक बिल को भले ही राज्यपाल ने मंजूरी दे दी हो, अब सरकार उस बिल में क्या लाना चाहती है, क्या करना चाहती है तो सरकार ही बताएगी। लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण के लिए सरकार बड़े बड़े दावे करती रही है। मदरसों के जो है आधुनिकीकरण के लिए भी हम पिछले 3 सालों से सरकार की ओर से
बयानबाजी सुन रहे हैं। अब सरकार क्या नई व्यवस्था बनाती है, क्योंकि किसी भी वर्ग विशेष को नजरअंदाज तो किया नहीं जा सकता है। उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, इस पर निश्चित तौर पर सरकार की कोई कार्य योजना होगी। लेकिन अभी तक सरकार केवल जो है बातें ही करती रही है, धरातल पर सरकार की कोई योजना उतरती हुई मैंने नहीं देखी। चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं हों, चाहे अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं हों, उस पर बयानबाजी से बढ़कर अभी तक जो है धरातल पर कुछ नहीं उतरा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इस फैसले की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के बाद मदरसे के बच्चे खुले आसमान में उड़ेंगे। उन्होंने इन्हीं मदरसों से निकले बच्चे अब्दुल कलाम, बड़े बड़े अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस भी बनेंगे। सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के रूप में जिस तरह से ये प्राधिकरण बनाया है, सबने इसकी पहले भी बधाई दी थी। अब माननीय महामहिम राज्यपाल की जिस तरह से संस्तुति मिल गई है और अब मदरसा बोर्ड समाप्त हो गया है और मोटे तौर पे ये माना जाएगा कि अब ये प्राधिकरण अपना काम करेगा और तमाम जो शिक्षा संस्थान हैं अब उनको जो भी सिलेबस अपने यहाँ पढ़ाएंगे उसका अप्रूवल इस संस्थान से मिलेगा। तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये एक बहुत खूबसूरत पहल है और अब मुस्लिम बच्चे हाफिज़ कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फ़िलासफ़र सब बन पाएंगे। और हम शुरू से ये कह रहे थे कि अब दौर बदल रहा है। मेरे बच्चों को भी अब खुला आसमान मिले, खुले पर मिले, जितना उड़ सकते हैं वो उड़ें। मदरसों के बच्चों के अंदर ये काबिलियत है कि हम इनके अंदर से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ब्रिगेडियर उस्मान, हनीफुद्दीन, वीर अब्दुल हमीद जैसे लोगों को यहाँ से निकाल कर आगे बढ़ाया जा सकता है और यहाँ से निकलेंगे। मेरा मानना है काबिलियत है बच्चों के अंदर, सिर्फ उस काबिलियत को निखारने की और सही दिशा देने की आवश्यकता थी। और मैं कहूँगा अब उत्तराखंड बोर्ड के साथ बोर्ड को पढ़ना लगभग मैंडेटरी हो जाएगा मदरसों में। आईआरडीटी ऑडिटोरियम में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में व्यापक जनसंवाद कार्यक्रम हुआ। इसमें परीक्षार्थी, परिजन, कोचिंग संचालक और आम लोग भी शामिल हुए। जनसंवाद में पेपर लीक जांच की पारदर्शिता और भविष्य में रोकथाम पर सुझाव दिए गए, जिसके चलते जांच आयोग ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से लेकर स्तरबद्ध सिफारिशें राज्य सरकार को सौंपने का आश्वासन दिया है। देखिए, अभी तो जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है। अभी केवल आप उस अनुसार देखें तो जनपद नैनीताल में, हल्द्वानी में हुआ है, रुद्रपुर में हुआ है और आज देहरादून में हुआ है और इसके बाद अन्य जनपद का शीघ्र ही प्रोग्राम है, क्योंकि अध्यक्ष जी का भी ये है कि इसे हम बहुत जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण करें और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दें। अभी उसको नोट किया जा रहा है। सबके जनसंवाद में जो भी विचार आ रहे हैं उनको नोट डाउन किया जा रहा है और इसके बाद राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, जो भी मत आ रहे हैं उनको सबको इंक्लूड किया जाएगा इसमें जांच रिपोर्ट में और शीघ्र ही राज्य सरकार को जांच सौंप दी जाएगी। कोई डेडलाइन है? आपने खुद ही कहा है कि कब तक देंगे, तो समय सीमा जैसे कि माननीय आयोग का विचार भी यही है और उनका उद्देश्य भी यही है कि जल्दी से किया जाए, तो इसलिए ये थोड़ा टाइम का वो रहता है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम अगले जिन जनपदों में जा रहे हैं वहाँ के लिए हम कैलेंडर जारी कर देंगे। इसका प्रयास है। तो एज सच कुछ नहीं है, बहुत शीघ्रता से प्रयास किया जा रहा है। अभी मात्र 1.5 हफ्ते ही इस आयोग को बने हुए हैं, लेकिन 3 जगह जन सुनवाई ऑलरेडी की जा चुकी है और बहुत जल्दी प्रयास है कि अन्य जनपदों को भी शीघ्र कवर कर लिया जाएगा और जन सुनवाई के बाद जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। एक 2 दिन पहले हल्द्वानी के मानसखंड खेल परिसर गोलापार में 23वीं अंतर जनपदीय वाहनी पुलिस तैराकी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस के तनावपूर्ण कार्य में इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं जरूरी हैं, जो मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाती हैं। इस कार्यक्रम में नैनीताल एसएसपी भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि 2 दिवसीय प्रतियोगिता में तैराकी और क्रॉस कंट्री रेस आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य पुलिस में टीम स्पिरिट और खेल भावना को बढ़ावा देना है।
इंटर डिस्ट्रिक्ट और हमारी जो वाहिनियां हैं उनके बीच ये कंपटीशन है जिसमें स्विमिंग भी है और क्रॉस कंट्री भी है। निस्संदेह वैसे तो स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस सभी के लिए है, लेकिन पुलिस के लिए और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जिस तरह की हम ड्यूटीज़ करते हैं, चाहे वो आपदा की है, लॉ एंड ऑर्डर की हैं, वीआईपी ड्यूटीज़ हैं, नॉर्मल ड्यूटीज़ भी हैं, ज़्यादा स्ट्रेनवस हैं, तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि फ़िटनेस पे हमारा जोर रहे। और आजकल कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं जैसे कि डिप्रेशन या स्ट्रेस, जिसके लिए अभी मिशन संवाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था, तो वो अपनी जगह पे है। लेकिन जो लोग फिजिकली फिट रहते हैं आमतौर पे मेंटल प्रॉब्लम्स भी नहीं होती हैं, तो बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पे हो रहा है। उम्मीद करते हैं यहाँ पे कुछ पुराने रिकॉर्ड्स भी टूटेंगे, क्रॉस कंट्री में भी और स्विमिंग में भी। और दूसरी बात, जो ये खेलों का बहुत ही सुंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में उत्तराखंड में स्थापित हो गया नेशनल गेम्स के बाद, अच्छा कल्चर, अच्छा इकोसिस्टम स्पोर्ट्स का डेवलप हो गया, इसको मेंटेन करना भी बहुत आवश्यक है। और ये तभी संभव है जब लगातार कुछ ना कुछ इवेंट्स यहाँ पे होते रहे। उधम सिंह नगर में बिजली विभाग का स्मार्ट मीटर अभियान अब जनता के भरोसे का प्रतीक बन गया है। मीटर लगने से पहले लोगों को बिल बढ़ने का डर था, लेकिन अब सभी घरों में नॉर्मल और पारदर्शी बिल आ रहे हैं, जिससे तकनीकी दिक्कतें दूर हो गई हैं और उपभोक्ताओं को लाइन में लगने की जरूरत भी नहीं। ये पहल डिजिटल इंडिया की दिशा में सकारात्मक कदम साबित हो रही है। अभी जो फिलहाल स्मार्ट मीटर लगे हैं हमारे मोहल्ले वगैरह में, हमारे घर पे भी लग चुका है, उसमें कहीं कहीं इशू आ रहा है, मगर हमारे घर में ठीक ठाक चल रहा है सब। बाकी जो आने वाले भविष्य वगैरह में जो भी शायद इसमें इम्प्रूव करा जाए, वैसे तो ठीक चल रहा है सब। इसमें मैंने सुना है इसमें चिप वगैरह भी लगेगी, तो उसके लिए बेहतर रहेगा, आपको ऑटोमेटिक बिल वगैरह पेज मिल जाएंगे आपको सारा, तो मोबाइल पर रिचार्जेबल हो जाएगा, तो उसमें सुविधा काफ़ी अच्छी मिल जाएगी आपको लगभग। ये ठीक ये हो जाएगा हमारे लिए, हम ये तो हमें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और बाकी कुछ लोग हैं, कुछ लोगों का दिक्कत भी है, इशू भी आ रहा है कुछ, बाकी हमारा तो नहीं आया मुझे जैसे ठीक करा जाए, बाकी तो और कुछ नहीं इसमें। स्मार्ट मीटर के लिए वही कहना है, जो हमारा बिल है वो तो हमारा ठीक आ रहा है, लेकिन जो और लोग हैं उनका कहना यह है कि बिल बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहा है। किसी का 1000 का आ रहा था तो अब 1800 का 1500 का ऐसे आ रहा है बिल। लेकिन लोगों का शिकायत यही है कि बिल ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि बिल लोग कम ही है, लगभग मतलब सेम ही है, जैसे पहले आ रहा था वैसे अब आ रहा है। बस वही है, जो जैसे पहले लाइट आ रही थी वैसे अब आ रही है। आने वाले फ्यूचर में लोग कह तो रहे हैं कि रिचार्जेबल होगा, ये होगा वो होगा, बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होता है इसका, लेकिन अभी तो फिलहाल जैसे था वैसे ही चल रहा है। हमारे घर पे भी लग चुका है और इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लोगों ने अफवाह फैला रखी थी इस तरीके से कि ये हो रहा है, कुछ इशू आ रहे हैं, लोगों ने बताया था, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जैसा बताया था लोगों ने, नॉर्मली चल रहा है। हमारे घर पे भी जितना पहले बिल आ रहा था उतना ही आ रहा है। बेनिफिट ये रहेगा कि इसमें रिचार्ज वगैरह के भी सुनने में आ रहा था, बहुत सी चीज़ें आएंगी, बाकी भविष्य में ही देखा जाएगा क्या होगा। बाकी तो अभी नॉर्मल चल ही रहा है। इस बारे में तो ये कहना चाहूँगा, बाकी तो हम तो ऑनलाइन करते हैं, हम तो जाते नहीं है वैसे। बाकी अब हरिद्वार में आईटीसी लिमिटेड ने जिला स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 500 टीबी रोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण जनसेवी कदम उठाया। बता दें कि 6 महीने तक मरीजों को टीबी किट वितरित की जाएगी, जिसमें पोषक आहार सामग्री है। कार्यक्रम में सीएमओ, जिला टीबी अधिकारी और आईटीसी महाप्रबंधक उपस्थित रहे। अभियान से टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य मजबूत होगा। के अंतर्गत आईटीसी के द्वारा आज उन मरीजों को 500 मरीजों को इन्होंने गोद लिया है और ये जो है काफ़ी जो इनकी एक्टिविटी है सीएसआर के माध्यम से आईटीसी लगातार हेल्थ में अपना कार्य करता रहता है और पोषण किट देकर ये उन मरीजों को और हेल्प करेगा, जिससे कि टीबी मरीज को और दूसरे मरीज को ये रोग न फैले, उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। आईसीएमआर का एक डाटा भी पब्लिश हुआ था जिसमें कि पोषण किट जिन मरीजों को मिला है उनको लगभग 90% जो हमारा सक्सेस रेट रहता है उससे बढ़कर 93.6% हुआ था। तो मैं आईटीसी को इसके लिए धन्यवाद भी दूंगा, इनका आभार प्रकट करूंगा। जो टीबी मरीज हमारे पास निक्षय पोर्टल पर अपडेट हैं, जिनका ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, उनकी आईडी के हिसाब से हमने इनको 500 मरीजों को दिया है। बेसिकली ये फर्स्ट टाइम हमारे जो हरिद्वार और बादावत ब्लॉक के लिए बताएं 6 महीने का मेरा कोर्स चलेगा। अगर मैं स्वस्थ हो जाती हूँ, टीबी से मुक्त हो जाती हूँ, तो मुझे आईटीसी की तरफ से गोद लेंगे। और मुझे बहुत सारा प्रोटीन की चीज़ें दी गई हैं, जिसमें से मूंगफली है, दलिया है, ऐसे बहुत आज सारी चीज़ें हैं। आईटीसी थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ, आप टीबी के रोगियों का इतना सहयोग कर रहे हैं। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।
हरिद्वार में इस बार करवा चौथ की तिथि को लेकर सुहागिन महिलाओं में असमंजस की स्थिति है, जिसके चलते पांचांग के अनुसार कुछ ज्योतिषाचार्यों ने 9 अक्टूबर को व्रत रखने की सलाह दी है, जबकि अन्य का कहना है कि 10 अक्टूबर को ही चतुर्थ तिथि है। बाजारों में सिंदूर, चूड़ियां, पूजा सामग्री की खरीदारी जोरों पर है। बता दें कि पंडितों के अनुसार इस बार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। व्रत बोलते हैं वो 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को है। धर्म सिंधु के अनुसार निर्णय यह बैठता है जब कोई तिथि 2 दिन हो और दोनों दिन उस तिथि के समय चंद्रोदय न बैठता हो, तो ऐसी तिथि में जो उदया तिथि होती है उसके आधार पर व्रत करना चाहिए। 9 अक्टूबर को दिन गुरुवार को रात्रि 11:55 तक तृतीया है और उसके बाद चतुर्थी आ रही है। उस समय जो चंद्रोदय का समय है वो लगभग 7:15 बजे से 8 बजे तक का है। वहीं जो उदया तिथि अर्थात चतुर्थी तिथि 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को जो बैठती है वो शाम के 7:39 तक है। उस दिन चंद्रोदय जो है 7:39 के बाद हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में धर्म सिंधु ये कहता है कि जो अगले दिन की तिथि है उस तिथि को ही आधार मानते हुए वही तिथि सर्वमान्य होगी, अर्थात 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार जो अगले दिन चतुर्थी तिथि है उसी दिन चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।